वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th की ज्योग्राफी की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं आपके एग्जाम से पहले कि जितना भी आपका सिलेबस है उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं वो मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आप उम्मीद मत रखिए कि आप 4-5 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ लोगे। आपको जरूरत है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने की, जो मैं आज आपके लिए लाया हूं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये सर्च मार लेना आप और यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। और हमारी वेबसाइट पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के भी। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो सबसे पहले बुक 1 से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, उसके बाद बुक 2 पे चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले है जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला टॉपिक है वो है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, या जिसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म। सो कुछ आइडियोलॉजीज होती हैं ज्योग्राफी के अंदर, जिसमें से सबसे पहले यही है। तो इसको सपोर्ट करने वाले कौन है? रेड्जल, एलएनसी सैंपल, ये इसके मेन सपोर्टर्स हैं या फॉलोवर्स हैं। इसमें ये बताया जाता है कि यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अर्ली स्टेज की बात होती है, ठीक है, कि मतलब इंसान जो है वो नेचर से डरता था। ठीक है, नेचर जो है वो ज्यादा स्ट्रांग था जब इंसान अपनी प्राइमेटिव, जो हम कह सकते हैं कि जो मतलब एक अवस्था थी उसकी, उसमें था। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा डरता था जो इंसान था वो नेचर को, आप कह सकते हो मदर नेचर भी कहा करता था, वर्शिप करता था उसकी। सो ये इसमें बताया जाता है। फिर आता है ह्यूमनाइजेशन ऑफ द नेचर, जिसको हम पॉसिबिलिज्म भी कहते हैं। सो अब यहाँ पे क्या हुआ, पॉल विडाल ला ब्लाश, ठीक है, पॉल विडाल डी ला ब्लाश और फेबर, बहुत सारे और भी ऐसे आप कह सकते हो जो साइंटिस्ट हैं जो इसको फॉलो करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। इसमें ये बताया जा रहा है कि जब इंसान ने अपना डेवलपमेंट कर लिया तो डेवलपमेंट करने के बाद जो इंसान ने समझ लिया कि भाई एनवायरनमेंट में कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, क्या लॉज होते हैं, क्या नियम कानून होते हैं, तो ह्यूमन ने अपना डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दिया। इंसानों ने रिजॉर्ट बनाना शुरू कर दिए, पोर्ट बनाना शुरू कर दिए, कोस्ट बना लिए, रूट बना लिए, सैटेलाइट्स बना ली, स्पेस बना लिया, सर्दी लग रही है तो हीटर बना लिया, गर्मी लग रही है तो कूलर बना लिया, एसी बना लिया। यानी कि हमने नेचर को चैलेंज कर दिया सीधा सीधा। तो दिस इज कॉल्ड पॉसिबिलिज्म। फिर आता है नियो डिटर्मिनिज्म, या जिसको स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म भी कहा जाता है। तो इसको ग्रिफिथ टेलर ने बताया था। ग्रिफिथ टेलर बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं और इसको बताने वाले वही हैं। और आप इसको मिडल पाथ भी कह सकते हो कि एक तरफ पॉसिबिलिज्म है, ठीक है, एक तरफ डिटर्मिनिज्म है, ये उसके बीच का पाथ दिखाता है। आपको पता है कि रेड लाइट का मतलब स्टॉप होता है, ग्रीन लाइट का मतलब गो होता है। ये हमें बताता है कि हमें एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, हमें अपना डेवलपमेंट जो करना है, जो एनवायरनमेंट नेचर में चेंजेस करने हैं वो हम करें, लेकिन एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए, पॉल्यूशन ना हो, ठीक है, डैमेज ना हो एनवायरनमेंट को किसी तरीके का, ये बताया जाता है। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर कोई भी पॉपुलेशन है वो कहां पर रहना चाहेगा बंदा, सबसे पहले वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स देखेगा, वहां पे वाटर है कि नहीं है। भाई बिना पानी आपको पता है कोई रह नहीं सकता, इसीलिए रिवर वैलीज के आसपास ज्यादातर लोग रहते हैं। फिर आता है लैंड फॉर्म। अब जो भी रहना चाहेगा भाई वो तो ऐसी जगह ढूंढेगा ना जो फ्लैट हो, ऊबड़ खाबड़ पे कौन रहेगा। फिर है क्लाइमेट। अब अगर कोई अपनी जगह ढूंढता है रहने की तो वो क्लाइमेट भी देखेगा, ज्यादा बारिश होगी तो वहां नहीं रहेगा, ज्यादा गर्मी में भी कोई नहीं रहेगा, ज्यादा सर्दी में भी कोई नहीं रहेगा। तो कुछ ऐसे मतलब रीजन्स को देखा जाता है जहां पर लोग रह सके, जहां पे क्लाइमेट जो है वो ज्यादा चेंज ना होता हो। फिर है सॉइल। अब कुछ लोग सॉइल भी देखते हैं, अगर फर्टाइल सॉइल है तो वहां पर भी ज्यादा लोग जो है मतलब भाई रहना पसंद करते हैं, वहां पे काफी इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो सकता है। अब कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं जैसे मिनरल्स, जहां पर ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर मिनरल डिपॉजिट्स होते हैं, वहां पे क्या है कि भाई आप इंडस्ट्रीज वगैरह लगा सकते हो, तो इस वजह से लोग वहां पे रहना पसंद करते हैं। जैसे एक जगह का नाम है कटंगा जाम्बिया कॉपर बेल्ट, ये अफ्रीका के अंदर है, यहाँ पर लोग रहते हैं। दूसरी चीज है अर्बनाइजेशन। सिटीज के अंदर आपको ज्यादा इंप्लॉयमेंट मिलता है, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलती हैं, एजुकेशनल हो चाहे फिर वो मेडिकल फैसिलिटी हो, वो हर तरीके की फैसिलिटी बेटर होती है आपकी। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फिर आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो इंडस्ट्रियल एरियाज में आप जब रहते हो तो आपको जॉब मिलती है, ठीक है, और साथ साथ
यहाँ पे ट्रांसपोर्ट वालों को भी जॉब मिलेगी, शॉपकीपर्स को भी जॉब मिलेगी, बैंक एम्प्लॉइज को भी मिलेगी, डॉक्टर, टीचर, ये सारे लोग आसपास रहने लग जाते हैं। तो यहाँ पे एक जगह का नाम है द कोब ओसाका, ये जापान का एक रीजन है, यहाँ पे बहुत पॉपुलेशन रहती है क्योंकि आसपास इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं। फिर है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, कुछ लोग भाई सोशल मान लो उनके समाज के लोग रहते हैं तो इस वजह से भी रहने जाते हैं। तो किसी लोगों को वहां का कल्चर पसंद होता है उस एरिया का, तो लोग वहां पे रहने लग जाते हैं। फिर है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक करवा रहा हूं ना मैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। और एक वीडियो में आपको और बता दूं, इसके अगली वीडियो जो आएगी वो वन शॉट वीडियो होगी, जिसके अंदर आपको कंप्लीट ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स में करवाने वाला हूं। सो ये थ्योरी हमें क्या बताती है, 3 स्टेजेस के बारे में बताती है। फर्स्ट स्टेज जो होती है, इसमें क्या होता है कि उस देश के अंदर फर्टिलिटी काफी हाई होती है, बच्चे बहुत पैदा होते हैं, मोर्टेलिटी भी काफी हाई होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि डेथ भी होने लगती है ज्यादा रिप्रोडक्शन के कारण। और क्या होता है, पॉपुलेशन काफी जो उसकी ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, डिपेंडेंस ज्यादा होती है, बच्चे ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ये डिपेंड होते हैं ना बच्चे तो गवर्नमेंट के ऊपर। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल कम होती है, इलिटरेसी होती है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल कम होती है। हमारे देश या आसपास के देश आज से 200 ईयर्स अगो इसी कैटेगरी में आते थे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेज, इसमें भी फर्टिलिटी हाई होती है, लेकिन आगे आने वाले कुछ ईयर्स में फर्टिलिटी कम होने लगती है, बैलेंस होने लगती है, मोर्टेलिटी कम होती मतलब होने लगती है, सैनिटेशन जो है वो अच्छा होता है, इंप्रूवमेंट आती है, हेल्थ अच्छी होती है, वहाँ के हेल्थ सर्विसेज में इंप्रूवमेंट आती है, वहाँ के एजुकेशन में इंप्रूवमेंट आती है। फिर थर्ड स्टेज आती है आपकी, इसके अंदर वो कंट्रीज आती हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल होती है, काफी अर्बनाइज्ड होती है, लिटरेट लोग रहते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई होती है, और फैमिली का साइज बहुत कंट्रोल्ड होता है, छोटी फैमिलीज होती हैं। द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 पिलर्स हैं। इक्विटी, सबसे पहले सबको बराबर समझा जाए, जेंडर, रेस, इनकम पे कोई भी ऐसा भेदभाव ना हो। सस्टेनेबिलिटी, यानी कि कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाले टाइम पे भी सभी को मिलते रहें, क्योंकि इफ अ कम्युनिटी डज नॉट सेंड हिज गर्ल चाइल्ड टू स्कूल, मैनी अपॉर्चुनिटीज विल बी लॉस्ट इन फ्यूचर ऑफ दैट चाइल्ड। अगर किसी लड़की को आगे नहीं भेजा जाता पढ़ने के लिए, तो आगे उसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वो खो बैठेगी। सो सभी को अपॉर्चुनिटीज मिले। फिर आता है प्रोडक्टिविटी, यानी कि आप कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ करते रहो। ठीक है, आपको पता है लोगों से ही एक देश की वेल्थ बनती है, रियल वेल्थ ऑफ द नेशन आर द पीपल। सो आपको पता है कि लोगों की नॉलेज बढ़ाओ, उनको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज दो, जब भी वो अच्छे से वर्क कर पाएंगे, प्रोडक्टिव रह पाएंगे। फिर आता है एम्पावरमेंट, यानी कि एम्पावरमेंट के अंदर आप ये कह सकते हो जो कुछ ऐसे बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी फ्रीडम दो, उनको ज्यादा फ्रीडम दो, उनको इक्वलिटी दो, उनको उनकी चॉइस मतलब वो मेक कर पाए, बना पाए, उसकी पावर दो। सो ये सब इसमें आता है। फिर है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट के अप्रोचेस। पहला है इनकम अप्रोच, इसमें ये माना जाता है भाई जिसपे इनकम ज्यादा है वो डेवलप्ड है। फिर आता है वेलफेयर अप्रोच, वेलफेयर में है कि भाई गवर्नमेंट का सारा एक्सपेंडिचर जो है वो एजुकेशन, हेल्थ और वहां की जनता के ऊपर होना चाहिए, जब ही डेवलपमेंट होगा। फिर है बेसिक नीड्स अप्रोच, ये आईएलओ ने बताया था, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, ये कहते हैं कि 6 हमारी बेसिक नीड्स होती हैं। हेल्थ है, एजुकेशन है, फूड है, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और हाउसिंग, ये रोटी कपड़ा मकान वगैरह जो आप सुनते आते हो। फिर एक कैपेबिलिटी अप्रोच, ये जो है प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने इसको बताया था कि भाई बिल्डिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज इन द एरियाज ऑफ हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज इज की टू इंक्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए सो कैपेबल बनाओ इंसान को। फिर उसके बाद हमारा जो है अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, मैं आपको बता दूं सारे चैप्टर्स के मिक्स टॉपिक हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं चैप्टर वाइज नहीं करवा रहा हूं नाम लिख के अलग से, आपको यहाँ पे जो भी टॉपिक दिख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नोमैडिक हर्डिंग जो होती है, इसके कुछ फीचर्स देखने हमें। सो ये एक प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है, बहुत पुराने समय से सबसे पहले यही होती थी। यहाँ पे जो हर्डर्स होते हैं वो अपने एनिमल्स पर ही रिलाई करते हैं। ठीक है, फूड के लिए, क्लोथिंग के लिए, शेल्टर, टूल्स और ट्रांसपोर्ट, और उसी पे बैठ के चले जाते हैं। और वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये अपने काम धंधे के लिए डिपेंड होते हैं कि भाई मतलब कहाँ पे वो इनको मिल जाएगा कुछ, जहाँ पे इनके जानवर कुछ चर लेंगे। और
बहुत वैरायटी के एनिमल्स जो हैं मतलब वो यहाँ पे रखे जाते हैं, जैसे शीप, गोट, कैमल, कैटल। और अगर हम रीजन्स देखें कहाँ पर ये होता है, सो अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, मंगोलिया, सेंट्रल चाइना। और अब क्या है कि भाई पहले तो लोग एक देश से दूसरे देश चले जाते थे जानवर लेके अपने, पर अब पॉलिटिकल बाउंड्रीज आ चुकी हैं, आपको भाई दूसरे देश में ऐसे थोड़ी घुसने देगा कोई। सो इस वजह से ये एक्टिविटी कम होती जा रही है। फिर उसके बाद अगली एक्टिविटी देखते हैं। अगली एक्टिविटी है कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। ये होती है पैसा कमाने के लिए जब हम एनिमल्स को पालते हैं, काफी ज्यादा इसमें आपका कैपिटल लगता है। और ये वेस्टर्न कल्चर है भाई थोड़ा सा, अगर मैं आपको बताऊं। और इसमें क्या होता है कि फेंसिंग की जाती है, उसके अंदर एनिमल्स रहते हैं, एक ही तरीके का जो एनिमल है वो पाला जाता है। शीप है तो भाई शीप ही होगी, कैटल्स हैं कैटल होंगे, गोट है गोट, हॉर्स है हॉर्स। ये नहीं सारे एनिमल मिक्स करके पाल रहे हो, ऐसा नहीं होता। और साइंटिफिक तरीके से सारे काम होते हैं, ब्रीडिंग, जेनेटिक इंप्रूवमेंट, डिजीज कंट्रोल, इस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। और ये कहां पर होता है ज्यादातर? यूएसए में, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। सो ये हो जाएगा। अब एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि भाई सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कि ऐसा एग्रीकल्चर जो आप अपने जीवन काटने के लिए कर रहे हो। सो एक आता है आपका प्राइमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये सबसे पुराना टाइप है एग्रीकल्चर का, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी इसको कहा जाता है। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत सारी ट्राइब्स इसको फॉलो करती हैं आज भी। होता क्या है, वेजिटेशन इज यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर। जो भी घास फूस होती है उसको आग से जला दिया जाता है, जो उसका जो राख बचता है वो फर्टिलाइजर का काम करता है। बहुत पुराने पुराने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके अंदर, सीड्स वगैरह यूज होते हैं। और जब सोइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होती है तो वो बंदे वहां से शिफ्ट होकर दूसरे किसी जमीन पर चले जाते हैं काम करने के लिए। सो ये होता है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको झूमिंग कहा जाता है, सेंट्रल अमेरिका में, मेक्सिको में इसको मिल्पा कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मलेशिया के अंदर लदांग वगैरह इसको कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या है, ये यूरोपियंस ने स्टार्ट किया था। कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जैसे कि टी की, कॉफी की, कोको की, रबर, कॉटन, ऑयल, पाम, शुगर, ठीक है, पाम ऑयल जिसको हम कहते हैं, शुगर केन, बनानास, पाइनएप्पल्स, ये सब इसमें आते हैं। ये क्या है भाई, ज्यादा से ज्यादा जमीन चाहिए होती है, लार्ज एस्टेट्स होते हैं, बड़ी जमीनें होती हैं, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है भाई, पैसा ज्यादा लगता है। और काफी ज्यादा मैनेजमेंट चाहिए होता है, टेक्निकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक तरीका होता है इसमें एग्रीकल्चर का। सिंगल क्रॉप स्पेसिफिकेशन पे ध्यान दिया जाता है, एक क्रॉप के ऊपर। अच्छा, गुड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी चाहिए होते हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन चाहिए होता है यहाँ पे आने जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट वगैरह। और स्किल्ड और चीप लेबर यहाँ पर चाहिए होती है। फिर है, फ्रेंच लोगों ने कोको और कॉफी प्लांटेशन स्टार्ट करी वेस्ट अफ्रीका में। ब्रिटिशर्स ने गार्डन्स जो थे, चाय के बागान जिसे कहते हैं, टी गार्डन्स, ये इंडिया में, श्रीलंका में लगाए। रबर प्लांटेशन मलेशिया में, शुगर केन एंड बनाना प्लांटेशन वेस्ट इंडीज में इन्होंने करी। स्पेनिश और अमेरिकन लोगों ने कोकोनट पे ज्यादा इन्वेस्ट किया, शुगर केन्स के अंदर इन्वेस्ट किया फिलीपींस में। डच लोगों ने बहुत ज्यादा, इनकी मोनोपोली थी भाई शुगर केन के ऊपर इंडोनेशिया के अंदर। कॉफी फेजेंडा, ये बड़े बड़े बागान होते हैं, बड़े बड़े प्लांटेशन हैं ब्राजील के अंदर कॉफी के, जिसको फेजेंडास कहा जाता है। फिर है डेयरी फार्मिंग, ये भी काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, पैसे ज्यादा लगते हैं, एनिमल शेड्स बनाए जाते हैं, स्टोरेज की फैसिलिटी होती है, चारा वगैरह डालने के लिए सारा जुगाड़ होता है। और स्पेशल एम्फेसिस किया जाता है कैटल ब्रीडिंग पर, ठीक है, उनकी हेल्थ केयर पर, उनके वेटनरी सर्विसेज पर बहुत ध्यान दिया जाता है, बीमार ना हो। लेबर बहुत चाहिए होती है इसमें, कोई ऑफ सीजन नहीं होता इसका, डेयरी फार्मिंग साल के 12 महीने चलती है। और अर्बन जो एरियाज होते हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज जो होते हैं, वहां पर ये ज्यादा होती है। और रेफ्रिजरेशन, पेस्चराइजेशन एंड प्रिजर्वेशन, ये बहुत जरूरी होता है कि जो दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स निकलते हैं उनको फ्रीज में रखा जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें, ताकि दूध खराब ना हो। और बहुत ज्यादा रिगुलरली ये किया जाता है नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, कनाडा में, और साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, तस्मानिया में। फिर है माइनिंग के मेथड्स। एक होती है ओपन कास्ट माइनिंग, ये इजी और सबसे चीपेस्ट वे होता है। ये कोई बंदा है, ठीक है, ये कोई बंदा है और इसको बोला माइनिंग करनी है, तो ये गड्ढा है, मतलब ये एक जगह है, यहाँ पे इसने ऊपर ऊपर से खोद दिया, इसको कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। फिर है शाफ्ट मेथड, इसमें क्या है, इसको अंडरग्राउंड माइनिंग कहते हैं। अब इसी बंदे को बोला कि भाई अंडरग्राउंड माइनिंग करवानी है हमें, इतना अंदर जाके, डीप जाके, और यहाँ इससे ज्यादा डीप जाना है,
तो क्या होगा कि भाई ऐसे में भाई बहुत ज़्यादा ड्रिलिंग की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह चाहिए होते हैं, लिफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप कह सकते हो अफ्रीका की कुछ कंट्रीज, साउथ अमेरिका, एशिया में बहुत ज़्यादा जो है मतलब मिनरल्स वगैरह निकालने के लिए भी ये किया जाता है। अब हमारे इंडस्ट्रीज वाले चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो इसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और जो हाउस होल्ड लेवल पे इंडस्ट्रीज होती हैं, इनमें डिफरेंस देख लीजिए आप। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज जो होती है काफी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, घर के लेवल पर इसमें काम किया जाता है, लोकल रॉ मटेरियल यूज होता है और फैमिली मेंबर्स मिलकर ही काम करते हैं। मैट बना लिए, फैब्रिक बना लिए, कंटेनर बना लिए, टूल्स बना लिए, फर्नीचर का सामान बना लिया, जूते बना लिए। फिर आता है स्मॉल इंडस्ट्री, सब कुछ कम कम चाहिए होता है, कम कैपिटल, कम आप कह सकते हो कि मतलब एनर्जी के रिसोर्सेज, हर चीज कम चाहिए होती है, पर यहाँ से एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलता है। सो ये इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, ब्राजील में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है इस चीज का। फिर आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं, जिसमें दूर दूर से रॉ मटेरियल मंगवाया जाता है, एनर्जी बहुत चाहिए, वर्कर ज्यादा चाहिए, टेक्नोलॉजी ज्यादा चाहिए, हर चीज ज्यादा चाहिए होती है इसके अंदर। फिर है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स, यानी कि कच्चे माल के ऊपर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज बेस्ड है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर से आने वाले सामान पर निर्भर है, जैसे शुगर, पिकल, फ्रूट जूस, बेवरेज यानी कि स्पाइसेस, ऑयल, टेक्सटाइल जैसे कॉटन, जूट, सिल्क, ये सारी चीजें हमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से मिल रही हैं। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये मिनरल्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, जैसे आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ज्वेलरी, ठीक है, इस सब के लिए। केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें जो रॉ मटेरियल है वो केमिकल होता है, जैसे कि पेट्रोलियम, इसको पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री यूज करती है। सॉल्ट, सल्फर, पोटाश मैन्युफैक्चरिंग आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट, ये भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस पर मतलब निर्भर करती हैं। फॉरेस्ट बेस्ड मटेरियल इंडस्ट्रीज, यानी कि जो जंगलों से सामान मिल रहा है, वुड, बैम्बू, ठीक है, फर्नीचर वगैरह, फॉरेस्ट से जो भी आ रहा है ये इसमें आ जाएगा। फिर है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो एनिमल के ऊपर डिपेंड रहती हैं, लेदर की इंडस्ट्री, वूलन की इंडस्ट्री, सो ये सब है। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, यानी कि हाई टेक इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं, ये आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत पड़ती है, रोबोटिक्स बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ होती है, यानी कि रोबोट्स वगैरह का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सारा कुछ कंट्रोल होता है। और आप कह सकते हो कि भाई जो शहरी इलाके होते हैं उसके आसपास ये ज़्यादा होती हैं। सिलिकॉन वैली आप कह सकते हो, मतलब जो ऐसी जगहें होती हैं, ऐसे रीजन्स होते हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से होती है, जहाँ पे बहुत अच्छा काम होता है, उनको हम टेक्नोपॉलिस कहते हैं। सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन फॉरेस्ट, ये सेटल, ये सारे टेक्नोपॉलिसिस होते हैं। फिर है रूरल मार्केटिंग सेंटर, पीरियोडिक मार्केट और अर्बन मार्केट सेंटर। रूरल मार्केट जो आपकी गांव की बाजार होती है, जहाँ पे आप जाके कुछ भी खरीद सकते हो अपनी जरूरत का सामान। पीरियोडिक मार्केट्स जो हफ्ते में एक दिन लगती है, सोम बाजार, मंगल बाजार, बुध बाजार, शनि बाजार। फिर आती है अर्बन मार्केट सेंटर, ये क्या है, इसमें थोड़ी सी फीचर्स थोड़े से अलग है कि इसमें क्वालिटी और आप कह सकते हो सुविधाएं, सर्विसेज ज्यादा मिल जाती हैं आपको। आप शहरों के मार्केट में निकलोगे, आपको लॉयर भी मिलेंगे, टीचर भी मिलेंगे, फिजिशियन भी मिलेंगे, डॉक्टर्स भी मिलेंगे, हर तरीके के लोग आपको मिल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो हमारा अगला है टॉपिक वो है टूरिज्म। आपको पता है कहीं भी आप घूमने फिरने जाते हो उसको टूरिज्म कहते हैं। टूरिस्ट, आप जो है हेरिटेज साइट्स पे जा सकते हो, डेस्टिनेशंस बहुत सारी हैं घूमने फिरने की। दो फैक्टर हैं, एक तो डिमांड, आज की डेट में डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है, टूर एंड ट्रैवल की डिमांड बढ़ चुकी है। दूसरा फैक्टर है ट्रैवल, और सॉरी ट्रांसपोर्ट। आपको ट्रैवल करना है तो ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, एयरवे हो, वाटरवे हो, रोडवे हो। ये अगर फैक्टर ना हो तो आप कभी भी ट्रैवलिंग या टूरिस्ट आप नहीं बन सकते। फिर है टूरिस्ट किस चीज से अट्रैक्ट होकर कहीं भी जाता है। पहला है क्लाइमेट, जो लोग गर्मियों में रहते हैं, गर्म जगहों पर रहते हैं, उनको कूल टेम्परेचर वाले एरियाज पसंद आते हैं। दैट्स वाई मेडिटेरेनियन रीजन्स आर मोस्टली ट्रेवल्ड बाय द यूरोपियंस, क्योंकि यूरोपियंस के वहाँ ठंड रहती है और मेडिटेरेनियन रीजन्स में धूप बहुत रहती है, तो इस वजह से यूरोप वाले बहुत आते हैं मेडिटेरेनियन रीजन्स में। फिर है लैंडस्केप, लोगों को पसंद होता है माउंटेन, लेक, रिवर के आसपास अपने हॉलीडेज स्पेंड करना। हिस्ट्री एंड आर्ट, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई मेरे जैसे जिनको हिस्टोरिकल प्लेसेस पसंद होते हैं, आर्ट पसंद होता है, कैसल्स पसंद होते हैं,
और ये पुराने पुराने मंदिर, एंशियंट साइट्स पसंद होते हैं, ये मुझे पसंद है। फिर है कल्चर एंड इकोनॉमी। सो एक होम स्टे जो है बहुत अच्छा बिजनेस है, आप कह सकते हो, टूरिस्ट आके रहता है, बहुत पैसे छापते हैं लोग। और एक हेरिटेज होम्स हैं गोवा के अंदर, और मदिकेर और कूर्ग, यहाँ पे हेरिटेज होम्स में लोग सिर्फ वहां पे रहने के लिए जाते हैं। फिर है डिजिटल डिवाइड। आपको पता है बहुत सारी कंट्रीज में इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल डिफरेंस होते हैं। अपॉर्चुनिटीज इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की हर जगह अलग अलग होती है। किसी कंट्रीज में आईसीटी की जो फैसिलिटीज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। किसी किसी सिटीज़ में आईसीटी की जो फैसिलिटीज़ है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। कुछ सिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत बिहाइंड है रूरल एरियाज़ में। सो ये है डिजिटल डिवाइड। फिर है ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवेज। ट्रांस कॉन्टिनेंट रेलवेज का मतलब होता है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को जाते हैं। तो इसमें आता है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ये जो है सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से कनेक्ट करता है, 9332 किलोमीटर ये लंबा है। और इसका ट्रैक डबल है, ठीक है, और इलेक्ट्रिफाइड है पूरा ये। और ये यूराल माउंटेन से होता हुआ, येंसी रिवर से होता हुआ आगे जाता है, ठीक है। फिर आता है ट्रांस कैनेडियन रेलवे। ये 7050 किलोमीटर, 7050 किलोमीटर लॉन्ग रेल लाइन है कनाडा की, जो हेलिफैक्स से ईस्ट में जाकर वैंकूवर तक जाता है, पैसिफिक कोस्ट से होते हुए। मॉन्ट्रियल ये बहुत ही फेमस इलाका है ग्रेन्स वगैरह के लिए। ओटावा, विनीपेग से कैलगरी, यहाँ से होते हुए जाता है ये। इसको ह्यूमन, आप ये मतलब आप ये मान सकते हो कि कनाडा की इकोनॉमिक आर्टरी इसको कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से व्हीट और मीट का बहुत एक्सपोर्ट होता है, पैसा बहुत मिलता है कनाडा को यहाँ से। और ये क्यूबेक मॉन्ट्रियल जो एक इंडस्ट्रियल रीजन है उसको कनेक्ट करता है, ठीक है, व्हाइट बेल्ट ऑफ द प्रेरी रीजन से। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा स्विस कैनल। इसको 1869 में बनाया गया था इजिप्ट में, पोर्ट सैयद से लेकर पोर्ट सुएज के बीच में। और ये लिंक करती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। इसने डिस्टेंस कम कर दिया है मुंबई टू लंदन का, ठीक है। और इट्स डिस्टेंस इज 160 एंड मतलब 160 किलोमीटर एंड 11 to 15 मीटर ये डीप है। और 100 शिप्स तो डेली आती आती हैं इसमें। इसको पार करने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। A railway follows the canal to Suez and from and Ismailia there is a branch line to Cairo. So ये कुछ पॉइंट्स हैं। पनामा कैनल, ये अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है, ठीक है। और इसको बनाया गया था पनामा इस्थमस बिटवीन पनामा सिटी एंड कोलोन के वहाँ पे है ये। 72 किलोमीटर लॉन्ग है। इसके 6 लॉक सिस्टम है। शिप्स इसमें बहुत सारी आती हैं भाई अलग अलग लेवल्स पर, ठीक है। और ये थ्रू दिस लॉक्स बिफोर एंटरिंग द मतलब गल्फ ऑफ पजामा, सॉरी पनामा। फिर है इट शॉर्टन्स द, ये इसने डिस्टेंस कम कर दिया है न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच का। 13,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम कर दिया है इसने। और इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन दिस कैनल इज रिलेटिवली लेस देन सुएज कैनल। आप कह सकते हैं सुएज कैनल की थोड़ी सी इससे ज्यादा है, तो इसकी भी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, बट सुएज की ज्यादा है। फिर है साइबर स्पेस, जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। इसके अंदर साइबर स्पेस क्या है, ये एक ऐसी दुनिया है, ठीक है, आप जहां पे बैठ के पूरी दुनिया की कोई भी चीज आप 1 क्लिक में देख पा रहे हो, www. वर्ल्ड वाइड वेब से। 50 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं 1995 में, 400 मिलियन यूजर्स हुए 2000 में, एंड ओवर 2 बिलियन हुए 2010 में, यानी कि 2010 में। और बिलियंस ऑफ यूजर इसके बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। आप कह सकते हो हम ईमेल यूज कर रहे हैं, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, हर चीज, ई गवर्नेंस, सब में ई लग चुका है। ज्यादातर चीजें इंटरनेट से हो रही हैं। एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, सारे आपस में जुड़े हुए हैं, बात करते हैं। WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1948। ये क्या है कि ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन वगैरह बनाने के लिए इसको बनाया गया था। पहले इसको जनरल एग्रीमेंट फॉर टैरिफ एंड ट्रेड या ट्रेड एंड टैरिफ नाम से जाना जाता था, कुछ कंट्रीज ने मिलकर बनाया था ये एग्रीमेंट। बट 1994 में डिसाइड किया गया कि इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाएगा। और WTO ग्लोबल रूल्स बनाता है, ठीक है, ट्रेडिंग के, और नेशंस के बीच में भाईचारा बना रहे इस पे ध्यान देता है, डिस्प्यूट्स वगैरह ना हो। और WTO also covers trade in services such as telecommunication, banking, और भी कुछ issues होते हैं। And WTO has however been criticized and opposed by those who are worried about the effects of, जो लोग फ्री ट्रेड का या फिर ग्लोबलाइजेशन का विरोध करते हैं वो लोग WTO का भी विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि फ्री ट्रेड से गरीब लोगों को नुकसान हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए।
ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर आता है गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के गेट किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है पोर्ट्स को। तो जो हमारे हार्बर और पोर्ट्स होते हैं ना, इन्हीं को हम गेटवे ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, क्योंकि आप किसी भी देश में जाते हो तो आप यहीं से होते हुए जाते हो। पोर्ट्स पे बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड होती हैं, डॉकिंग की, लोडिंग की, अनलोडिंग की, स्टोरेज फैसिलिटी होती है कार्गो की। सो इससे क्या होता है कि आपका प्रॉपर आपको एक फैसिलिटीज मिलती हैं, सारी अरेंजमेंट्स होती हैं, ठीक है। और सारे जो भी जिन्हें टग्स होते हैं, बार्जिस होते हैं, लेबर होती है, मैनेजर्स होते हैं, सब मिल जाते हैं पोर्ट पे आपको। सो आप कह सकते हो बहुत ज्यादा शिप्स को ये पोर्ट्स हैंडल करते हैं, कार्गो को हैंडल करते हैं, यानी कि जो सामान आता है जितना भी, ठीक है। सो ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। अब कितने तरीके के पोर्ट्स हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। इंडस्ट्रियल पोर्ट होते हैं, ये बल्क कार्गो आता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा भारी भरकम सामान आता है, ग्रेन, शुगर और ऑयल, केमिकल और कुछ मटेरियल्स आते हैं। कमर्शियल पोर्ट होते हैं जो कि जनरल कार्गो, पैक्ड प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे लाए जाते हैं। एंड दीज पोर्ट्स ऑल्सो हैंडल पैसेंजर्स वगैरह भी ये हैंडल करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स, सच पोर्ट्स हैंडल बल्क एंड जनरल कार्गो इन लार्ज वॉल्यूम्स। बहुत ज्यादा वॉल्यूम में अगर आप देखा जाए कि अगर कुछ मैनेजमेंट होता है इसका, कार्गो का या सामान का, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट्स में होता है। फिर क्या है, लोकेशन के बेसिस पर कितने तरीके के पोर्ट्स हैं। एक होते हैं इनलैंड पोर्ट्स। ये पोर्ट्स जो होते हैं ये सी कोस्ट से थोड़े दूर होते हैं। दे आर लिंक्ड टू द सी थ्रू अ रिवर और अ कैनल। ये एक रिवर और कैनल से जुड़े होते हैं। एंड सच पोर्ट्स आर एक्सेसिबल टू फ्लैट बॉटम शिप्स और बार्जेस। एंड जो फ्लैट बॉटम शिप्स होती हैं वो भी इसको यूज कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनचेस्टर इज लिंक्ड विद अ कैनल। मैनचेस्टर एक कैनल से जुड़ा हुआ है। Memphis is located on the river Mississippi. Rhine has several ports like Mannheim, Duisburg, and Kolkata is located on the river Hooghly, so a branch of the river Ganga. So ऐसे आप एक रिवर टू रिवर जाकर अंदर ही अंदर लैंड के अंदर भी आप ट्रेवल कर सकते हो। आउटपोर्ट्स, ये डीप वाटर पोर्ट्स होते हैं जो कि आपके सी कोस्ट लाइन के पास में होते हैं और बहुत ही ज्यादा बड़े शिप्स यहाँ पर आते हैं, ठीक है। और क्लासिक कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल इज एथेंस, ठीक है, एंड इट इज आउटपोर्ट पिराउस इन ग्रीस, ठीक है, इन ग्रीस। सो ये कुछ पोर्ट्स के नाम हैं। अब मैं आपको बुक 2 से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूँ। सो हमारे अलग अलग फेजेस थे जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन ग्रो हुई है। पहला फेज जो पीरियड माना जाता है 1901 से लेकर 1921 तक का ये माना जाता है। इसमें क्या है कि एक स्टेगनेंट और स्टेशनरी फेज था इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ का। ग्रोथ रेट बहुत कम थी, नेगेटिव में जा रही थी। बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट वर हाई। लोग मर भी ज्यादा रहे थे, बच्चे भी बहुत पैदा हो रहे थे। हेल्थ फैसिलिटीज बहुत बेकार, मेडिकल सर्विस बहुत बेकार, इलिटरेसी फैली हुई थी, फूड सिस्टम कोई ढंग का नहीं था। फिर फेज 2 आता है। ये पीरियड माना जाता है 1921 से 1951 का। इसमें क्या है, इसको स्टेडी ग्रोथ कहा जाता है पॉपुलेशन की। इसमें ओवरऑल इंप्रूवमेंट होता है हेल्थ में, सैनिटेशन में, और मोर्टेलिटी जो रेट है वो कम होती है। क्रूड बर्थ रेट जो होती है वो अभी भी हाई है। और इसमें क्या है कि इसमें थोड़ी सी ग्रोथ होती है। पहले वाले फेज में तो ग्रोथ नेगेटिव में जा रही थी। फिर आता है तीसरा फेज, तीसरा पीरियड 1951 से 1981। ये जो पॉपुलेशन था इसमें एक्सप्लोजन का टाइम था। यानी कि इसमें क्या होता है कि मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हो गई, बर्थ रेट बहुत हाई हो गई, ग्रोथ रेट बढ़ गई। इंडिपेंडेंस के बाद में क्या हुआ कि हमारा बहुत तरीके से लिविंग कंडीशंस भी इंप्रूव हुई। तो इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ने लगी। इमिग्रेंट बहुत ज्यादा आए, तिब्बत से, बांग्लादेश से, नेपाल से, इवन पाकिस्तान से भी। सो ग्रोथ रेट बढ़ गई। फिर आती है अगली और लास्ट फेज 1981 से लेकर अभी तक। सो इसमें क्या है कि अभी भी हाई है। अब तो आपको पता है पॉपुलेशन में इंडिया नंबर 1 आता है। और आप कह सकते हो कि भाई हमारी फैसिलिटीज तो खैर सुधर चुकी हैं, ठीक है। अब लाइफ क्वालिटी पहले से अच्छी है, फीमेल एजुकेशन भी आगे बढ़ाई जा रही है। स्टिल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई। एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये प्रोजेक्ट करती है कि कंट्री की पॉपुलेशन विल टच, ठीक है, 1350 मिलियन बाय 2025। तो ये माना जाता है। टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। अब मैं आपको सेटलमेंट्स के बारे में बता दूं। ह्यूमन सेटलमेंट क्या होता है, जहां पर भी कोई ऐसी जगह जहां पर लोग रह रहे हैं, अपना जीवन काट रहे हैं। सो एक तो क्लस्टर्ड
हैं, या इसी को हम एग्लोमेरेटेड या न्यूक्लिएटेड भी कहते हैं, सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंटेड, हेमिलेटेड और डिस्पर्स्ड या आइसोलेटेड। सो क्लस्टर्ड सेटलमेंट क्या होती हैं, ये फर्टाइल एरियाज में होती हैं, एलुवियल प्लेन्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के आसपास। माना जाता है कि इसमें घर बहुत आसपास होते हैं, ठीक है, आप कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा घर क्लोज होते हैं भाई क्लस्टर्ड वाले में। सेमी क्लस्टर्ड, इसमें क्या होता है, इन दिस केस वन और मोर सेक्शंस ऑफ द विलेज सोसाइटी चूज और इज फोर्स्ड, ये गांव के अंदर मान लो कोई एक ऐसा सेक्शन है जिसको फोर्स किया जाता है कि गांव से थोड़ा दूर जाकर रहने के लिए, तो वहां पे भाई रहना पड़ता है फिर उन लोगों को जाके। होता क्या है कि ये जनरली गुजरात में और राजस्थान में होता है, वेयर लैंड ओनिंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटी, जो डोमिनेंट कम्युनिटीज हैं वो कब्जा कर लेती हैं, लोअर कम्युनिटीज को डरा धमका के बाहर भगा देते हैं गांव से। सो यहाँ पे आप कह सकते हो ये हो जाएगा। हेमिलेटेड सेटलमेंट क्या है, समटाइम्स सेटलमेंट जो होती है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है फिजिकली, ठीक है, मान लो कोई नदी आ रही है, ठीक है, या इस पूरे का नाम तो एक ही रहेगा पर सेपरेट हो जाएगी, और इन्हीं को, इन सेटलमेंट्स को पन्ना भी कहते हैं, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी नाम से भी जाना जाता है, इनको हेमिलेटेड सेटलमेंट कहते हैं। डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होती है, जहां पर बहुत फ्यू आपको झोपड़ियां, हट देखने को मिलेंगी, बहुत कम कम। ये कहाँ होता है, मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल, केरला, यहाँ ज्यादा पाए जाते हैं। अब हमारे देश में टाउन्स का इवोल्यूशन हुआ है अलग अलग टाइम पीरियड्स में। एंशियंट टाउन्स, पुराने पुराने 2000 साल से भी पुराने शहर, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, पाटलिपुत्र यानी कि पटना, मदुरई। फिर मिडेवल टाउन्स आए, ठीक है, जो मिडेवल पीरियड में आए, एग्जिस्टेंस में आए, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर, बहुत सारे मिडेवल टाउन्स हैं। फिर आपके मॉडर्न टाउन्स आए, जो ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियंस ने जिनका डेवलपमेंट किया। और उसके बाद लैंड यूज की कैटेगरी अब मैं आपको बताता हूं। तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले फॉरेस्ट होता है, जहां पे जंगल जिसको हम कहते हैं, आपको पता है। फिर आता है बैरन या वेस्ट लैंड, ये क्या होता है, हिली एरियाज, है ना, जो डेजर्ट लैंड होता है जहां बिल्कुल भी एग्रीकल्चर नहीं हो सकता। फिर होता है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, ऐसे लैंड जहां पर नॉन एग्रीकल्चरल सारे काम होते हैं, एग्रीकल्चर को छोड़कर उस लैंड पर हर चीज हो रही है, रोड बन रहे हैं, कैनल बन रही है, दुकानें खुल रही हैं, इंडस्ट्रीज हैं। फिर आता है एरिया अंडर परमानेंट पैस्चर्स और ग्रेजिंग लैंड्स, ये क्या है, विलेज पंचायत या कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है, अंडर आता है। एरिया अंडर, तो भाई मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स एंड ग्रोव्स, ठीक है, आप इसमें कह सकते हो कि ऑर्चार्ड्स एंड फ्रूट ट्रीज आर इंक्लूडेड, मोस्टली प्राइवेट, आप कह सकते हो ये प्राइवेटली होता है। फिर है कल्चरेबल वेस्टलैंड, ये क्या होता है कि बहुत टाइम से, लगभग फ्रॉम मोर देन 5 years ये जो है अनकल्टिवेटेड रहता है, बट यहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल है। करेंट फैलो, ये क्या है, अनकल्टिवेटेड लैंड है फॉर वन और लेस देन वन एग्रीकल्चर ईयर, अगर एक साल के अंतर्गत यहाँ पे कुछ भी कल्चर, आप कह सकते हो कल्टीवेशन नहीं हुआ है, तो वो इसमें आता है। फैलो अदर देन करंट फैलो, ये क्या है कि भाई एक साल से ज्यादा हो चुका है टाइम पर 5 साल से कम, इसको कहते हैं यहाँ पे, मतलब कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुआ है, सो इसको हम यहाँ पे कहते हैं फैलो अदर देन करंट फैलो। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब है कि वो एरिया जहां पर क्रॉप्स को उगाया जाता है, जहां पर हार्वेस्टिंग की जाती है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, इरिगेटेड फार्मिंग, यानी कि इसका ऑब्जेक्टिव होता है क्रॉप्स को बचाना, प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं, एक होती है रेन फेड फार्मिंग, ठीक है, जिसमें आती है आपकी ड्राईलैंड फार्मिंग और वेटलैंड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग में क्या होता है, ऐसे रीजन्स जहां पर बहुत कम रेनफॉल होती है, 75 सेंटीमीटर से भी कम, इसके अंदर जो है क्रॉप्स उगाई जाती हैं, रागी, बाजरा, मूंग, ग्राम, ग्वार। और वेटलैंड फार्मिंग में जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है, यहाँ पे राइस, जूट, शुगर केन वगैरह उगाया जाता है। इंडियन एग्रीकल्चर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हम मॉनसून पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, और कंस्ट्रेंट्स एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, किसान लोग जो होते हैं ना, उनके पास ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, हमेशा वो कर्ज में रहते हैं, ठीक है, इनडेप्टनेस बहुत है। लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी हमारी इतनी ज्यादा नहीं है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज अगर देखा जाए। लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स इतने हो नहीं रहे। स्मॉल होता जा रहा है फार्म्स का साइज, मान लो पहले इतनी बड़ी जमीन थी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब ये जिसके 5 बच्चे हो गए, 5 लड़के हैं, भाई ये इतना बड़ा खेत जो है
कर देंगे इसका पार्टीशन, तो क्या होगा, हमारे जो जमीन का साइज है, फार्म्स का साइज है, छोटा होता जा रहा है। लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन, अब हम कमर्शियल जो ज्यादा मतलब होना चाहिए हमें, वो हम उतने हो नहीं रहे। अंडर, आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट बहुत है, और डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है कल्टीवेबल लैंड का, वहां पे आप इंडस्ट्रीज बना रहे हो, तो ये सब दिक्कतें हैं। डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको स्पेटियो टेम्पोरल वेरिएबिलिटी होती है हमारे देश के अंदर, हर जगह बराबर रेनफॉल नहीं होती। द लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द कंट्री आर डेफिशिएंट इन रेनफॉल, ज्यादातर जगहों पर बारिश नहीं होती उतनी, ड्रॉट प्रोन एरियाज ज्यादा है। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पे तो बारिश बहुत कम होती है। जहां पर बहुत ज्यादा एम्पल रेनफॉल होती है, बंगाल, वेस्ट बंगाल, बिहार, वहां भी कभी कभी ब्रेक लग जाता है मानसून पे, तो भी भाई इरिगेशन चाहिए होती है। मल्टीपल क्रॉपिंग एंड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, जिसको हम HYVS सीड्स कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहिए होते हैं। बिकॉज ऑफ इरिगेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटेजी वॉज सक्सेसफुल इन पंजाब, इरिगेशन की वजह से ही ये ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये सक्सेसफुल हो पाई पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में। एंड आप कह सकते हो कि 85% से भी ज्यादा इरिगेशन होती है हरियाणा, पंजाब और यूपी में। एंड सबसे ज्यादा पंजाब में आप कह सकते हो, जो कि ट्यूबवेल्स और वेल्स का यूज करता है, और फिर हरियाणा। अब है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट का मतलब है पानी का अच्छे से मैनेजमेंट करना, कंजर्वेशन करना, ग्राउंड वाटर हो चाहे सरफेस वाटर हो, ठीक है। अब उसको आप कैसे कर सकते हो, अलग अलग मेथड्स हैं। आप वेल्स बना सकते हो रिचार्ज वाले, ठीक है, टैंक बना सकते हो, वर्कुलेशन टैंक्स। बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हमारे गवर्नमेंट ने, हरियाली प्रोग्राम है, ठीक है, ये एक वाटरशेड मैनेजमेंट आप कह सकते हो, वाटरशेड डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, ताकि रूरल पॉपुलेशन को मतलब बताया जा सके पानी बचाना है भाई, पीने का, इरिगेशन का, फिशरीज और एफोरेस्टेशन वगैरह के बारे में समझाया गया। फिर नीरू मीरू है, ठीक है, नीरू मीरू जिसको हम कहते हैं वाटर एंड यू, और ये प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में था। फिर अरवारी पानी संसद जो राजस्थान के अलवर में चलाया गया, ये कुछ स्टेप्स उठाए गए जिसमें टैंक बनाए गए, पॉन्ड बनाए गए, जोहड़ बनाए गए, डैम बनाए गए, ताकि पानी बचाया जा सके। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जहां पे वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना कंपलसरी है, बनाना ही बनाना है भाई आपको। फिर है नेशनल वाटर पॉलिसी 2002 या 2002, इसमें यह बताया गया सभी को पीने का पानी मिलेगा, सभी ह्यूमन बींग्स को, सभी एनिमल्स को, ये जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है। कुछ मेजर्स लिए जाएंगे, एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है ग्राउंड वाटर का वो लिमिटेड हो, सरफेस और ग्राउंड वाटर दोनों को रेगुलरली मॉनिटर किया जाएगा, उसकी क्वालिटी को, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, ठीक है। कंजर्वेशन कॉन्शियसनेस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है बताना कि भाई एजुकेशन से ही हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाना कि पानी से ही हमारा फ्यूचर है। अब मैं आपको मेटल वाले चैप्टर से बता दूं, मैप ज्यादा आते हैं, ठीक है, मैप वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा देता हूं, क्वेश्चन की तो अलग वीडियो आएगी। कॉपर, कॉपर इज एन इनडिस्पेंसिबल मेटल, ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता ही होता है, वायर बनाने में, इलेक्ट्रिक मोटर बनाने में, ट्रांसफार्मर जनरेटर बनाने में। कॉपर के डिपॉजिट ज्यादातर सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, झुंझुनू अलवर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान, यहाँ पाए जाते हैं। गुंटूर में भी है आंध्र प्रदेश में, चित्रदुर्ग और हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के, वहां भी कॉपर पाया जाता है। सोलर एनर्जी, सनरेज जो होते हैं हमारे वो फोटोवोल्टिक सेल्स में चले जाते हैं, जिससे एनर्जी बनती है, जिसको हम सोलर एनर्जी कहते हैं। काफी ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली है, सस्ती है, ठीक है, स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा खर्चा आता है, बाद में ये अच्छी है। सोलर एनर्जी 7% मोर इफेक्टिव देन कोल, ये कोयले वोयले से अच्छा है, सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। ये ज्यादातर हीटर्स, कुकर्स वगैरह में भी यूज हो सकती है। हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है ना इंडिया का, गुजरात, राजस्थान, इतनी धूप पड़ती है, बहुत अच्छी सोलर एनर्जी का वहां पे स्कोप है। फिर है विंड एनर्जी, ये पॉल्यूशन फ्री है, इनऑग्जॉस्टिबल है, ठीक है, इनएग्जॉस्टिबल है, कभी खत्म नहीं होगी। ये क्या है कि काइनेटिक एनर्जी होती है हवा की, उससे बनती है, टरबाइंस लगी होती हैं वो, ठीक है, विंड मिल्स घूमती रहती हैं। और इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है विंड एनर्जी के अंदर। और कुछ ऐसी परमानेंट विंड्स हैं हमारे यहाँ पे, अगर आपने 11th में ज्योग्राफी पढ़ी होगी, जैसे ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टलाइज है, सीजनल विंड्स हैं, जैसे मानसून वगैरह, यहाँ से एनर्जी बन रही है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यहाँ पे बहुत अच्छी फेवरेबल कंडीशंस हैं विंड एनर्जी की। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, क्यों जरूरी है इन रिसोर्सेज का कंजर्वेशन?
ताकि इम्प्रोवाइज कर सके टेक्नोलॉजी को, सो दैट लो ग्रेड ओर्स कैन बी यूज प्रॉफिटेबली। और बाय रीयूजिंग रीयूज करो, इम्प्रूव करो मेथड को, रिसाइकलिंग करो, मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, मिनरल से दोबारा उसको रिप्लेस किया जा सकता है किसी और से। एंड आप कह सकते हो कि आप रिन्यूएबल रिसोर्सेज यूज करो, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, विंड जो मतलब एनर्जी है, वेव्स की एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, सोलर पावर है, आप इसको यूज करो। और आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत कम हैं, कॉपर लेड जिंक वगैरह, आप उसको कम यूज करो, ज्यादा से ज्यादा उसको मतलब ट्रेड वगैरह में मत भेजो, अपने लिए कंजर्व करके रखो। ठीक है, अब यहाँ पे प्लानिंग के बारे में आ जाते हैं। प्लानिंग प्लानिंग होती है दो तरीके की, सेक्टोरल प्लानिंग, रीजनल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग में क्या होता था कि ये कोई भी चीज को ऐसे फॉर्मुलेट कर दिया जाता था, इंप्लीमेंट कर दिया जाता था स्कीम बनाकर, और उसका एम होता था कि इकोनॉमी के कोई मतलब अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी एक को उठाकर उसी के ऊपर स्कीम बना दो और पूरे देश पे लगा दो। बट आगे चलकर ये ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। रीजनल प्लानिंग ज्यादा अच्छी थी कि भाई हमारे देश में अलग अलग रीजन्स में डेवलपमेंट के अलग अलग मुद्दे हैं, जिस रीजन को जो जरूरत है उसके लिए वैसी स्कीम बनाओ। ठीक है, तो इसमें ऐसी प्लानिंग करो कि जो उस रीजन जो उसकी नीड्स हैं, ये आता है। तो इसमें है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था फिफ्थ जो है हमारा 5 ईयर प्लान, जिसमें 15 डिस्ट्रिक्ट थे, हिली डिस्ट्रिक्ट थे, उत्तराखंड, मिकिर हिल्स, नॉर्थ कचर हिल्स ऑफ असम, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु, ये अलग अलग जगह चलाया गया। जहां पर 600 मीटर से ज्यादा हाइट होती है उसको इसमें आप कह सकते हो कि नहीं रखा जाता। ठीक है, and height and not covered under tribal subplan were treated as backward hill areas, were included in hill area development programs। एंड इसमें क्या होता है कि भाई वहां पर प्लांटेशन बड़े, हॉर्टिकल्चर वगैरह, ठीक है था, और प्लान टू हार्नेस द इंडिजीनियस रिसोर्सेज, हॉर्टिकल्चर एंड प्लांटेशन एक्सेट्रा इन डिस्ट्रिक्ट्स में ये सब किया जाए। फिर आता है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ऐसा एरिया जहां पर सूखा पड़ रहा है, ये 4th 5 ईयर प्लान में रखा गया था कि भाई एम्प्लॉयमेंट हो बहुत ज्यादा इन एरियाज में, इरिगेशन, लैंड डेवलपमेंट, एफोरेस्टेशन, ग्रास लैंड डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया, और द रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस बिटवीन वाटर, सॉइल, प्लांट्स, ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन, इस पे बहुत ध्यान दिया गया। 67 डिस्ट्रिक्ट थी जो हमारे प्लानिंग कमीशन ने बताया, जिसमें है राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो आते हैं ड्रॉट प्रोन एरियाज में। इरिगेशन कमीशन ऑफ इंडिया 1972 इंट्रोड्यूस क्राइटेरिया ऑफ 30% इरिगेटेड एरिया एंड डिमार्केटेड द ड्रॉट प्रोन एरियाज। तो इन्होंने बताया कौन कौन से एरियाज ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं। फिर आता है इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भरमौर में चलाया गया प्रोजेक्ट था। भरमौल ट्राइबल एरिया जो है पीर पंजाल इन नॉर्थ और धौलाधार इन साउथ, ये इसके बीच में भरमौर एंड होली तहसील्स ऑफ चंबा आते हैं हिमाचल के। और यहाँ पे गद्दी ट्राइब रहती है जो गद्दी डायलेक्ट में बात करते हैं। वहाँ का क्लाइमेट काफी हार्श है, इकोनॉमिकली वो ज्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं, अपने शीप्स और गोट वगैरह पे। और मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ द ट्राइबल सब प्लान इन भरमौर रीजन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, पोर्टेबल वाटर रोड्स, ठीक है, और कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी। फिलहाल वहां पे जब ये प्रोग्राम चला, प्रोजेक्ट को चलाया गया, लिटरेसी रेट बढ़ी, सेक्स रेशियो बढ़ा, चाइल्ड मैरिज कम हो गई है, पेस्टोरिज्म इज डिक्लाइनिंग, एंड ज्यादा से ज्यादा ट्रांस ह्यूमन्स प्रैक्टिस अब हो रही है, लोग एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, ये हो जाएगा। इंदिरा गांधी कैनल, इंदिरा गांधी नहर, ये क्या है, राजस्थान की एक बहुत बड़ी नहर है, लार्जेस्ट कैनल सिस्टम है इंडिया का, वन ऑफ दी। एंड इसको 31 मार्च 1958 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये कैनल स्टार्ट होती है हरी के बांध से, पंजाब के अंदर है ये, और ये पाकिस्तान बॉर्डर के पैरेलल चलती है। 40 किलोमीटर इसकी एवरेज डिस्टेंस है इन थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान। और आप कह सकते हो इट कैटर्स टू द इरिगेशन नीड्स ऑफ 19.63 लाख हेक्टेयर्स। द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ द कैनल सिस्टम, ये 2 स्टेज में कैनल बनी थी भाई पूरी, जो कि फर्स्ट स्टेज में गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर वगैरह इसमें आता था। सेकेंड स्टेज जब इसकी स्टार्ट हुई तो बीकानेर से आगे बढ़ाया गया इसे, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और चूरू तक ले जाया गया। अब क्या है, सोइल में काफी मॉइस्चर है, ठीक है, और एफोरेस्टेशन हुआ है,
और पेस्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए हैं जिससे हरियाली हुई है, ग्रीनिंग हुई है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। पहले क्या होता था, विंड एरोजन बहुत होता था, ठीक है, और बहुत धूल मिट्टी उड़ती रहती थी, वो बहुत कम हो चुका है। अब क्या है कि जब ये इरिगेशन बहुत इंटेंसिव होती है तो अब ट्रेडिशनल क्रॉप्स जैसे ग्राम, बाजरा, ज्वार जो पहले उगती थी उसको बदलकर अब यहाँ पे वीट, राइस, कॉटन, ग्राउंडनट वगैरह ज़्यादा उगाए जाते हैं। फिर है कोंकण रेलवे। ये 760 किलोमीटर लॉन्ग रेल रूट है जो रोहा महाराष्ट्र के अंदर जो है उसको कनेक्ट करता है मैंगलोर कर्नाटका से। 146 रिवर्स को क्रॉस करते हुए यहाँ से रेल जाती है, स्ट्रीम्स को भी। नियरली 2000 ब्रिजेस और 91 टनल्स, और सबसे बड़ी एशिया की जो टनल है उसको भी ये क्रॉस करते हुए जाता है। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन। पाइपलाइन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड है, ये लिक्विड को भेजना है, गैस को भेजना है। सो एशियाज फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन जिसकी डिस्टेंस है लगभग 1157 किलोमीटर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ऑयल फ्रॉम नाहरकटिया ऑयल फील्ड इन असम टू बरौनी रिफाइनरी इन बिहार। सो ये ऑयल वगैरह के लिए बनाई गई थी और इसको कानपुर तक बढ़ाया गया। 1256 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब वाया मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत। गैस पाइपलाइन फ्रॉम हसीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन यूपी वाया विजयपुर इन एमपी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है। सो ऑयल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग। ये एक भाई है कुछ जो बनाते हैं पाइपलाइंस वगैरह का, आगे प्रोजेक्ट वगैरह चलाते हैं। सो ये 660 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन बनाने वाले हैं नुमालीगढ़ से लेकर सिलीगुड़ी तक। अब है रोडवेज के एडवांटेज। भाई कंस्ट्रक्शन जो है रोड्स का वो बहुत ही कम प्राइस, मतलब वो कम कॉस्ट में हो जाता है रेलवे लाइन के कंपैरिजन में। रोड से आप कहीं भी जा सकते हो, कैसी भी टोपोग्राफी हो बन सकते हैं। रोड काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं। कुछ लोगों को अगर जाना है, थोड़ा बहुत सामान ले जाना है, शॉर्ट डिस्टेंस है तो रोड ही काम आता है। डोर टू डोर सर्विस है तो रोड काम आता है। रोड ट्रांसपोर्ट फंक्शन जैसे कि लिंकेज बिटवीन मैनी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आप रोड से ही दूसरे ट्रांसपोर्टेशन के मोड तक जाते हो। एयरपोर्ट तक जाना है तो बाय रोड जाओगे, रेलवे स्टेशन तक जाना है बाय रोड जाओगे, हवा में थोड़ी उड़ के कोई जाता है। रेलवे के क्या एडवांटेजेस हैं? सो भाई ये इंपॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का। इंडिया में लाखों लोग काम करते हैं रेलवे के अंदर, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, यहाँ से टूरिज्म बढ़ता है। और जब देश में कहीं अकाल पड़ जाता है, फेमेन्स पड़ जाते हैं, तो खाना भेजना है, फूड ग्रेन भेजने हैं इधर से उधर, तो रेल से ही भेजे जाते हैं, ठीक है। और लेबर की मोबिलिटी काफी बड़ी है, कैपिटल बहुत ज्यादा बड़ी है, जिससे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बड़ा है। हैवी हैवी जो सामान है वो रेल से जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए यूज किया जाता है, आर्मी ट्रेवल करती है, डिफेंस मटेरियल इधर से उधर भेजा जाता है, तो भाई रेलवे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाइपलाइन के एडवांटेजेस देखो भाई, आप इसको कंटिन्यूअसली कहीं से भी कहीं भी भेज सकते हो, वेदर इसको इफेक्ट नहीं करता। आप काफ़ी रिलायबल है, और पाइपलाइन शॉर्टकट ले सकती है, और ट्रांसपोर्टेशन का डिस्टेंस कम हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन की वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है। अ फॉरेन कोल पाइप विद अ डायमीटर ऑफ 720 mm कैन ट्रांसपोर्ट 20 मिलियन टन्स ऑफ कोल अ ईयर विच इज मोस्ट ऑलवेज इक्वलवेंट टू द सिंगल डायरेक्शन कन्वे। ये मतलब पैसा बचाती है एक तरीके से पाइपलाइन आपका। एनवायरमेंटल बेनिफिट्स बहुत हैं इसके। पाइपलाइन के लिए आपको बस पाइपलाइन बिछानी है, पंपिंग स्टेशन बनाने हैं। शुरू में पैसा बहुत लगता है, बाद में ये सही हो जाता है भाई इसका काम। और मैं आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द प्लेन एरियाज आर बरीड अंडरनीथ एंड डू नॉट ऑक्यूपाई फार्म लैंड, सो द एनर्जी कंजप्शन बहुत कम है, इसका एनर्जी कम लेती है। और आप अगर बाकी से कंपेयर करो, सेफ है, रिलायबल है, पोल्यूशन नहीं करेगी, पैसा कम लगता है, और क्लोज ट्रांसपोर्टेशन कैन बी रियलाइज्ड विद लेस लॉस, सो कम आपका लॉस होगा। सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सैटेलाइट्स क्या है? मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, आप कह सकते हो। सैटेलाइट इमेजेस से हम वेदर फोरकास्ट करते हैं, नेचुरल अगर कुछ डिजास्टर आने वाला है वो पता चल जाता है। बॉर्डर एरियाज पे सर्विलेंस रखनी है तो आप सैटेलाइट का यूज करते हो। द इनसेट विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1983 एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के लिए और प्रोग्राम्स के लिए। और द IRS सैटेलाइट सिस्टम, ये इसको ऑपरेशनल बनाया गया विद द लॉन्चिंग ऑफ द IRS-IA इन मार्च 1988 फ्रॉम वाइकनूर इन रशिया, ठीक है। एंड इंडिया हैज आल्सो डेवलप्ड हर ऑन लॉन्चिंग व्हीकल PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये थोड़ा सा डाटा था जो मैंने बता दिया है। अब आता है वाटर पॉल्यूशन।
देखो भाई, जब आपका पानी पॉल्यूटेड हो जाता है, उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं, पार्टिकल्स, जिससे वो पीने लायक ना रहे, उसकी क्वालिटी कम हो जाए, तो वो वाटर पॉल्यूशन है। डायरिया हो सकता है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, गंदा पानी पी रहे हो, सीवेज डिस्पोजल, आप मतलब कुछ गंदगी फेंक रहे हो पानी में, ठीक है, टॉक्सिक इंडस्ट्रीज से भी बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं, पावर प्लांट्स वगैरह से निकलते हैं जो पानी को पॉल्यूटेड कर सकते हैं। एंड फिर है दीज सोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ मैनी पॉल्यूटेंट सच एज ऑर्डर, ठीक है, और सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स, अमोनिया, यूरिया, फ्लोराइड, मरकरी, लेड, अर्सेनिक, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, बहुत सारी चीजें हैं जो खराब कर सकती हैं, और हमारे इकोसिस्टम खराब हो सकता है, जो पानी में भी तो जीव जंतु रह रहे हैं। वाटर पॉल्यूशन इज अ सोर्स ऑफ वेरियस वाटर बोर्न डिजीजेस जैसे डायरिया, इंटेस्टिनल वॉर्म्स यानी कि जो आंतों में कीड़े, हेपेटाइटिस। गंगा रिवर पॉल्यूटेड होती है, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कलकत्ता में यहाँ पे बहुत ज्यादा ये पॉल्यूटेड रहती है। यमुना रिवर एग्रीकल्चरल, इसमें कचरा बहुत आ चुका है, माइक्रो पॉल्यूटेंट्स इसमें भर चुके हैं, दिल्ली का वेस्ट इसमें जा रहा है, सो यमुना रिवर भी बहुत पॉल्यूटेड है। अब है एयर पॉल्यूशन। भाई डस्ट, फ्यूम, गैस, फोग, ओडर, बदबू, स्मोक, वेपर, ये जब हवा में चला जाए तो ये एयर पॉल्यूशन करता है। आप फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, पेट्रोल वगैरह ये सब जला रहे हो, यहाँ से बहुत होता है। यहाँ से गैसें निकलती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, सल्फर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एयर पॉल्यूशन से बहुत सारे डिजीज होते हैं, रेस्पिरेटरी ज्यादा होते हैं, नर्वस सिस्टम भी आपका खराब हो सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी असर पड़ता है। स्मोक इज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। स्मोक आपने देखा होगा ना, अभी आप अगर दिल्ली में रहते हो तो धुंध सी हो जाती है, धुआं सा, वो नहीं है आपका जो आप धुंध समझ रहे हो, वो पॉल्यूशन की चादर होती है। और एयर पॉल्यूशन ऑल्सो कॉज ऑफ एसिड रेन्स, एंड ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है एयर पॉल्यूशन। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, जो शहरों का कूड़ा कचरा होता है, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि आप कह सकते हो सॉलिड वेस्ट जो है इसमें भाई मुश्किल हो जाती है कि भाई हम पुरानी चीजें जैसे मेटल, टूटे फूटे कांच के टुकड़े, ग्लास, प्लास्टिक, पॉलिथीन बैग, सीडी एक जगह पे आप फेंक देते हो, अब उसको अलग कैसे करें भाई? पत्थर अलग करो, उसमें से मिरर जो टूटा हुआ है, ग्लास है, वो अलग करो, प्लास्टिक अलग करो, ये दिक्कत हो जाती है जब इसको अलग किया जाता है। दीज वेस्ट कॉज डायरिया, मलेरिया, डिप्थेरिया, कुलरा, ठीक है, और ये बहुत सारी बीमारियां इसी से हो रही हैं। रिवर में फेंक देते हैं फिर ये सारी चीजों को, वेस्ट को। और बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अबाउट 90% वेस्ट जो है आर कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड, बट इन मोस्ट अदर सिटीज अबाउट 30 to 50% ऑफ द वेस्ट आर लेफ्ट। भाई बहुत सारी जगहों में ऐसी भी जगह हैं जहां पर आधा से ज्यादा कचरा तो उठाया ही नहीं जा रहा, खुले में पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो कितनी और बीमारियां करेगा। सो ये थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।